हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय तान्या शर्मा। दिस इज तान्या शर्मा एंड आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लास 10th की ये पोम है, अ लेटर टू गॉड के नीचे दे रखी है और बहुत ही इजी, बहुत ही छोटू सी पोम है। बट हाँ, ये जो मैसेज कन्वे करती है वो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग पोएटिक डिवाइसेस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक पोम, एक कविता के लिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आज इसी लेक्चर में मिल जाएंगी। तो आपको इधर उधर भटक के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं बच्चों इस क्यूट सी पोम को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नाम याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही शॉर्ट सी ये पोम है, बट ये हमें बहुत ही डीप और बहुत ही लार्जर मीनिंग देकर जाती है। पोइट यहाँ पर बताते हैं कि हमारा जो मूड खराब होना होता है ना, तो उसका कोई कारण नहीं होता। हमारा मूड खराब किसी भी चीज से हो जाता है, हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम अक्सर उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट उन छोटी चीजों में पार होती है हमें अच्छा फील कराने की, हमारे मूड को सही करने की। और यही चीज इस पूरी कविता में बताई गई है कि कैसे पोएट का मूड बहुत ज्यादा खराब था, बट कैसे एक छोटी सी एक्टिविटी ने उनके मूड को अपलिफ्ट कर दिया एंड उनका दिन खराब होने से बचा लिया। So the poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up। कि कितनी छोटी सी है ना, कितनी स्मॉल सी ये एक्ट है कि आपकी बॉडी पे स्नो गिर जाना, बट मात्र स्नो के गिरने से ही हमारे पोएट का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका दिन खिल उठता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले शूक का मतलब होता है हिलाना, धक्का देना, गिरा देना। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है, यहाँ पे डस्ट का मतलब बच्चों धूल नहीं है, डस्ट का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उन्हें बोला गया है। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, एक पॉइजनस पेड़ होता है। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर बात क्या चल रही है। बहुत ही छोटी सी पोम है, लिखा है द पोएट वाज वॉकिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब बच्चों बहुत ही सर्दी का मौसम होता है, हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, और पोएट क्या कर रहा होता है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे वॉक कर रहा होता है। ठीक है, विंटर सीजन होता है, वॉक कर रहा होता है और हेमलॉक ट्री के नीचे आ जाता है। उसका मूड उस दिन बहुत ज्यादा खराब होता है। हमें कारण तो नहीं बताया गया कि उसका मूड क्यों खराब था, बट हाँ, ही वॉज वेरी सैड। सारे के सारे जो पेड़ होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विथ स्नो। अब इतने में ही क्या होता है बच्चों, उस पेड़ के ऊपर एक क्रो आकर बैठ जाता है। ठीक है, नीचे कौन खड़ा है, हमारा पोएट खड़ा है, और पेड़ के ऊपर एक क्रो आके बैठ जाता है। अब क्योंकि मान लो ये ट्री की ब्रांच है, ये ब्रांच है, और इस पे एकदम से कौवा आके बैठा, तो इसमें हल्का सा मूवमेंट होगा, होगा ना, हल्का सा ये हिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, अब इस मूवमेंट के कारण जो इसके ऊपर बर्फ होती है वो हल्की सी नीचे खड़े हुए हमारे पोएट के ऊपर गिर जाती है। सो द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो अब लाइन बाय लाइन देखो, द वे अ क्रो, यानी कि कौवे ने जिस तरीके से क्या करा, शूक डाउन ऑन मी, धक्का दिया। किसको धक्का दिया, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि छोटी छोटी पार्टिकल्स को धक्का दिया। कहां से धक्का दिया, हेमलॉक ट्री से धक्का दिया। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्या बात हो रही है एक बारी देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। rued का मतलब होता है बच्चों ruin। ठीक है, खराब कर देना किसी चीज को। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक्टिविटी से, यानी कि जैसे ही स्नो पोएट के ऊपर गिरी, उनका मूड चेंज हो गया, उनका मूड नकारात्मक से सकारात्मक हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। His feelings of sadness got away। उनकी जो भावनाएं थी, जो वो इतने ज्यादा सैड हो रखे थे, वो भावना एकदम से चली जाती है। अब वो उन्हें लग रहा है कि अब जो मेरा बचा हुआ दिन है वो क्या होगा, वो सैडनेस से फ्री हो जाएगा, है ना, कि अब जो मैं इतना सैड था, मैंने मेरा आधा दिन स्पॉइल कर दिया, बट अब मेरा जो बचा हुआ दिन है उसे मैं बचा लूंगा, उसे मैं किसी अच्छी चीज में यूज कर लूंगा।
तो लाइन बाय लाइन देखे तो यही बात हो रही है कि इस पूरी एक्टिविटी से क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल में क्या हुआ, चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट बच गया, किसका, दिन का पार्ट, वो दिन का जो मैंने रुइन कर दिया था, खराब कर दिया था, कि अभी तक मैं मेरा दिन खराब कर रहा था, बट इस एक्टिविटी से मेरा दिन का पार्ट बच गया। तो यहाँ पे हमारी ये जो पूरी की पूरी पोम है बच्चों वो समाप्त होती है। इसकी लिटरेरी डिवाइसेस पे आ जाते हैं। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इसी चैनल पर फायर एंड आइस पढ़ाया था, एंड मैंने तब भी आपको बताया था कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के लिए हमें लास्ट वर्ड देखने होते हैं, क्रो, मी, स्नो, और ये एक ही लाइन में है, ट्री। तो यहाँ पर क्रो को मान लो मैंने ए दे दिया, ठीक है, आपको दिख भी रहा है, मैं येलो ले लेती हूँ, क्रो को मैंने ए दे दिया। अब मी, क्या क्रो और मी आपस में राइम हो रहा है, नहीं, तो इसे मैं बी दे दूंगी। अब स्नो, क्या क्रो और स्नो आपस में राइम हो रहा है, हाँ मैम हो रहा है, तो क्रो को ए था तो ये भी ए। अब लास्ट है ट्री, तो मी और ट्री भी राइम हो रहा है तो बी, तो यहाँ का क्या हो गया, ए बी ए बी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, हार्ट, हार्ट तो पीछे किसी से राइम नहीं हो रहा, तो इसे हम सी दे देंगे। मूड, क्या मूड किसी से राइम हो रहा है, क्रो, मूड, मी, मूड, नहीं, तो डी दे देंगे। पार्ट, अब मैम हार्ट और पार्ट राइम हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी सी दे दिया। मूड और रीड भी राइम हो रहा है, तो इसे डी दे दिया। तो ये हो गया सी डी। तो ओवरऑल हमारा राइमिंग स्कीम बच्चों क्या निकल कर आ गया यहाँ पर, ए बी सी डी सी डी। क्लियर। नेक्स्ट देखो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक बहुत ही कॉमन राइमिंग स्कीम है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक ही लाइन में अगर कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग में बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट, है ना। अब इस लाइन में कॉन्सोनेंट, पता है ना वोवल और कॉन्सोनेंट, तो जो कॉन्सोनेंट है वो स्टार्टिंग में इनिशियली रिपीट होना चाहिए। जैसे देखो एच और एच, इस लाइन में एस और एस, इनिशियली स्टार्टिंग का लेटर का साउंड सेम होना चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा एलिट्रेशन। आगे आ जाओ एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है बच्चों, एसोनेंस होता है जो हमारा वोवल साउंड पूरी लाइन में कहीं पर भी बार बार आ रहा है, ठीक है। वोवल साउंड पता है ना आपको, ये लेटर्स नहीं, इनका जो साउंड है वो बार बार आ रहा है थ्रू आउट द लाइन, तो वो हो जाता है एसोनेंस। जैसे आप स्टैंजा 1 में अगर लाइन 2 देखो, ये रहा स्टैंजा 1, इसमें सेकेंड लाइन देखो, शूक डाउन ऑन मी, तो आप देखोगे कि जो ओ है, फिर से ओ है, फिर से ओ है, ये बार बार ही आ रहा है, और ओ क्या है, हमारा वावल है। तो अब कहीं पर भी आए, चाहे वो शुरू में आए एंड में आए, कोई मतलब नहीं, बस पूरी लाइन में बार बार आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डबल ओ, फिर से ओ, फिर यहाँ ओ, तो पूरी लाइन में ओ साउंड बार बार आ रहा है, इसलिए ये एसोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मैंने आपको फायर एंड आइज में भी बताया था क्या होता है। मान लो एक लाइन शुरू हुई है, अब ये सेम सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, नीचे कंटिन्यू, मैंने नीचे से लिखना शुरू कर दिया और ऊपर कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगाया, ना तो कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ नहीं लगाया, विदाउट द यूज ऑफ पंचुएशन मार्क, इसे बोलते हैं इंजैबमेंट। ये आपको पूरी ही पोम में देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से पोम शुरू हुई, द वे आ क्रो, अभी खत्म नहीं हुई हमारी लाइन, नीचे कंटिन्यू हो गई, शूक डाउन ऑन मी, और कहीं पर भी पंचुएशन मार्क नहीं है ना, पंचुएशन मार्क है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं इंजैबमेंट, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे, बट उससे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है मुझे। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोम, ए पोएट, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, मैं देखूंगी किसका आंसर सही है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम, अगेन इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, पॉज कर लेना। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, अगेन इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। अब आ जाते हैं बेटा जी क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोम एंड द पोएट, तो आपको ऑब्वियसली पोएट का नाम और पोम का नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो ये जो लाइन्स हैं आप बोलोगे अच्छा बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना है, कभी भी वन वर्ड आंसर नहीं लिखना कि डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नहीं, पूरा लिखना है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ था, तो द क्रो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो क्या कर रहा था, द क्रो शूक द ट्री इन सच अ वे दैट द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, क्रो ने क्या किया, क्रो ने इस तरीके से पेड़ को हिलाया कि उस पे जो स्नो था वो नीचे पोएट पे गिर गया।
व्हाट डज अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पौधा है, ठीक है, तो इसे हम लोग फेवरेबल नहीं मानते, है ना, हम लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है दुख, पीड़ा, सॉरो, बैड लक। नेक्स्ट पे आ जाओ। हु इज आई इन दिस लाइन्स? यहाँ पर है ना, ऑफ द डे आई हैड रीड, तो आई कौन है? हमारे पोएट, है ना, वही तो बोल रहे हैं ना कि जो दिन मैंने खराब कर दिया, राइट? सो आप बोलोगे आई इज द पोएट हिमसेल्फ हियर। नेक्स्ट, व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट? पोएट का मूड बच्चों कैसे चेंज हुआ? तो आप फिर से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे, इसका एक बारी स्ट्रक्चर देख लेना, इसी स्ट्रक्चर में आपको आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चे मेस कराते हैं, सिंपल से क्वेश्चन में नंबर कटवा लेते हैं। सो द पोएट्स मूड चेंज्ड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, नंबर 1, फेल फ्रॉम द हेमलॉक, अच्छा सॉरी, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री फेल डाउन ऑन द पोएट बाय द क्रो। सारे कंपोनेंट्स आप इंक्लूड करोगे। डस्ट ऑफ स्नो गिरी, कहां से गिरी? हेमलॉक ट्री से गिरी। कहां पे गिरी? पोएट के ऊपर। किसने गिराई? क्रो ने। चारों पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट डिसाइड? पोएट ने बच्चों क्या डिसाइड किया? पोएट ने डिसाइड किया टू सेव द रेस्ट ऑफ द डे, कि अब मेरा आधा दिन तो खराब हो गया है, अब जो मेरा आधा दिन बचा है वो मैं बचा लेता हूं, सो दैट देयर इज नो हार्म और सॉरो फॉर हिम, ताकि मेरे लिए कोई भी मुझे गिल्ट ना हो, मैं दुखी ना हूं कि मैंने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट? इंसिडेंट से पहले और इंसिडेंट के बाद पोएट का क्या मूड था? तो पोएट एक बहुत ही डिप्रेसिव मूड में था बच्चों इंसिडेंट से पहले, एंड इंसिडेंट के बाद पोएट एक बहुत ही इंजॉयबल मूड में आ गया, अच्छे मूड में आ गया। अगेन आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको मुझे जवाब देना है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दोगे। अगेन, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? उसका मूड कैसे अपलिफ्ट हुआ? अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं सब्जेक्टिव, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? ये स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक से ना खुले तो आप लोग लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम ऐप पे जाके पेस्ट कर देना, तान्या शर्मा 29 लिखकर, तो वो खुल जाएगा। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप लोग याद कर लेना। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? सो द पोएट वॉज गोइंग समवेयर इन अ स्नोई मॉर्निंग, ही वॉज अपसेट। सबसे पहले आपने बता दिया कि हमारा जो पोएट था भाई वो बहुत ज्यादा अपसेट था, ठीक है। सारे के सारे जो पेड़ थे वो स्नो से कवर्ड थे। अब इतने में क्या हुआ, क्रो आता है हेमलॉक ट्री पे और वो शूक करता है, इतनी तेजी से वो उस पेड़ की ब्रांच को हिलाता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो उस पे थी वो पोएट पे गिर जाती है, एंड दिस चेंज्ड हिज मूड एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? तो जब डस्ट ऑफ स्नो उस पे गिर गई बच्चों पोएट के ऊपर, तो पोएट का रिएक्शन क्या था ये हम लोगों को बताना है। तो नॉर्मली पीपल थॉट बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर इनऑस्पिशियस, है ना। लोगों को क्या लगता है? लोगों को क्या लगता है कि ये चीजें जो है, क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री पॉइजनस पेड़ है, बहुत अशुभ चीजें हैं। बट जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी, है ना, पोएट के ऊपर, तो पोएट ने इसको दूसरे तरीके से सोचा कि पहले मैं डिप्रेस था, बट जैसे ही मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो गिरी, पोएट ने रियलाइज किया कि भाई ये जो नेचर है इसमें कितनी पावर है, मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ, इतना सुंदर नेचर है। तो वो छोटी सी एक्टिविटी से उसका जो डिप्रेसिव मूड था वो पूरा का पूरा बच्चों चेंज हो गया, ठीक है। तो उसे बहुत ही रिलीव्ड और अनबर्डन्ड फील होने लगा। सो ये दो चीजें, है ना, जिसे लोग नेगेटिव मानते हैं, पोएट चाहता तो वो बहुत अच्छे ट्रीज को भी इस्तेमाल कर सकता था, ओक ट्री ले लेता, अच्छी कोई पिकॉक ले लेता, बर्ड, राइट। बट उसने दो नेगेटिव क्रिएचर्स का इस्तेमाल क्यों किया, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो उसने दो नेगेटिव सिंबल्स का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसका मूड बहुत डिप्रेसिव था, मूड को सैड दिखाने के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए उसने इन दोनों का इस्तेमाल किया। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्रो एंड द हेमलॉक ट्री? So crow and hemlock tree are considered inauspicious. They are generally taken as a bad omen. Unlucky मानते हैं। But poet ने उन्हें नेगेटिव वे में नहीं लिया। इन्हीं ने इसकी पूरा दिन बचाया, इन्हीं ने इसका मूड ठीक करा। तो उसका जो नेगेटिव आउटलुक था वो पॉजिटिव आउटलुक में बच्चों कहीं ना कहीं चेंज हो गया। What made the poet change his mood?
सो बार बार ही आप देख रहे हो सेम ही बात बोली गई है, क्योंकि पोम हमारी 8 लाइन की है, कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे, बट सेम बात में भी बच्चों आपको लिखना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत फहमी में जी लेते हैं, अच्छा ये तो हो गया पता चल गया क्रो ने गिराया, बट आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखना तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए एक ना एक बार आपको पढ़ना बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर देखने के लिए। सो अ क्रो ऑन द हेमलॉक ट्री shook down the dust of snow on the poet. The falling dust of snow on the poet has changed his mood. ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा, the falling of dust of snow on the poet has changed his mood. Why does the poet feel that he has saved some part of the day? पोएट को ऐसा क्यों लगता है बच्चों की उसने थोड़ा पार्ट जो उसका दिन का खराब हो रहा था वो उसने कहीं ना कहीं बचा लिया। So crow shook down the dust of snow on the poet. Both crow and hemlock tree are considered inauspicious. The falling of dust of snow from hemlock tree is a bad omen. बार बार हम वही 3-4 चीजें लिखेंगे, inauspicious माना जाता है, bad luck माना जाता है, बट पोएट ने पॉजिटिव वे में लिया, है ना, उसे बहुत ही रिलीफ फील हुआ इस इंसिडेंट के बाद, अब वो अपना पूरा का पूरा दिन एक अच्छे तरीके से निकाल सकता है। बोला गया है कि मैसेज क्या है, इस पोम के पीछे का मैसेज क्या है, कि हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है ना, हम लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, हम लोग अच्छे से नहीं रह पाते, तो बेसिकली मैसेज क्या है इसके पीछे? सो अंडरलाइन मैसेज है बच्चों कि इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर, कि हमें नेचर को ना भरपूर एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक आउटलुक होना चाहिए, कि वो चीजें हमारे बस में नहीं है जो हमारा बैड मूड करे, बट इस प्रकृति में इतनी पावर है कि वो हमारा मूड अच्छा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें आईफोन मिलेगा तभी हम खुश होंगे, हमारे पे ऑडियो होगा तभी हम खुश होंगे, नहीं, सिंपल चीजें भी हमें खुशी दे सकती है, बिकॉज दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ द ग्रेटर लेसन्स ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर मेनली आपकी जो पोम है वो कवर हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। डू लेट मी नो इफ यू गाइज नीड समथिंग एल्स, बट यहाँ पे अगर आप इतना कर लेते हो यू आर गुड टू गो। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको लेक्चर। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।